वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इंग्लिश से जुड़े हुए जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, आपको जिन जिन चीज़ों में चीज़ों में प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग जानेंगे। पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं कि 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक बच्चे इन बेसिक चीज़ों को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। आप में से बहुत से बच्चों के इस बात को लेकर कमेंट भी हमारे पास में आए हैं कि जब भी टॉपिक शुरू किया जाए तो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज इस एपिसोड के अंदर हम अपने इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और जानेंगे कि कितने आसान तरीके से, कितने इजी तरीके से हम लोग इन बेसिक चीजों के बारे में स्टडी करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं और हम शुरुआत में देखते हैं सबसे बेसिक टॉपिक जो कि है हमारा नाउन। हम लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस में नाउन के बारे में पढ़ा होगा और हम सभी को इसकी डेफिनेशन पता होगी। आपके क्लास में, आपके एग्जाम में कभी भी नाउन की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी। ये हम अपने बेसिक क्लियर करने के लिए ही इसको यहां पर देख रहे हैं। हम जानते हैं जो भी वस्तु हमें दिखाई देती है वो सब नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं यानी व्यक्ति नाउन है। आपको ये मार्कर दिखाई दे रहा है, यह भी एक नाउन है। और आपको कोई जीव, कोई जानवर दिखाई देता है, वो भी नाउन है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे भी नाउन की ही श्रेणी में रखते हैं, उसे भी हम नाउन की कैटेगरी के अंदर ही रखते हैं। जैसे कि हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन वो क्या है? नाउन है। हमें भूख महसूस होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन वो क्या है? वो भी नाउन है। तो इस बहुत सी चीजें हैं जो कि नाउन की कैटेगरी में हम रखते हैं। अब इन सब चीजों के लिए हम लोगों ने कुछ और भी वर्ड्स रखे हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्द जो कि नाउन के स्थान पर लगते हैं, संज्ञा के स्थान पर लगते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। बेसिकली देखिए, यहां बोर्ड पर आप फोकस कीजिए। बेसिकली प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर हम लोग आई और वी की बात करेंगे। सेकंड पर्सन में हम यू को रखेंगे और थर्ड पर्सन में हम ही, शी, इट और दे को रखते हैं। तो ये हमारे प्रोनाउन के रूप हैं। हम लोग आई और वी को फर्स्ट पर्सन रखते हैं, यू को सेकंड और बाकी ही, शी, इट और दे को थर्ड पर्सन रखते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो हम देखते हैं कि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो हम लोगों ने देखा कि ये सभी सब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। सब्जेक्टिव का अर्थ क्या है? अगर हम लोग किसी सेंटेंस को देखते हैं, ये सेंटेंस के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर हम किसी सेंटेंस को देखते हैं तो उसमें एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब और एक ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। तो यहां पर आप देखिए, यह है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि इन प्रोनाउन का यूज केवल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अगर हम इसे सब्जेक्ट के रूप के अलावा किसी और तरह से यूज करेंगे तो वो हमारा गलत है। इसके बाद दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में मैं यहां पर लिख रहा हूं। वो है माय, आर, योर, हिज, हर,
इट और इट्स और डियर, ये हमारे पजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं। यहां पर देखिए फर्स्ट पर्सन का ही पजेसिव प्रोनाउन माय है और वी का क्या है, आर है। तो हम लोग देखते हैं कि ये पजेसिव प्रोनाउन इसलिए यूज में आते हैं कि इसको हम एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम में ले सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में जो स्पेशल बात है वो ये है कि यह कभी भी अकेले नहीं आते हैं। इनके साथ में हमेशा एक नाउन दिया गया होता है और इनके साथ लगने वाला नाउन ये डिसाइड करता है कि ये सिंगुलर है यानी एक वचन है या प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। सपोज कीजिए मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, तो मैंने यहां पर लिखा योर के साथ में मैं लिखता हूं नेम। तो नेम क्या है, हमारा एक नाउन है और इसके साथ में जब हम लोग लिखते हैं इसे तब पाते हैं कि अब ये दोनों एक ही वर्ड बन चुके हैं और यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये सिंगुलर है ना कि प्लूरल है। आप जवाब देते हैं माय नेम इज, तो माय के साथ में वापस हमने क्या जोड़ा है, नेम, साथ में क्या आया है, नाउन आया है और इस स्थिति के अंदर ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है मी, us, you, him, her, it और them। तो यहां हमने देखा ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अर्थात इनका प्रयोग हम किसी भी वाक्य में एक ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग यहां करेंगे। अगर हम किसी और तरह से इसे सब्जेक्ट के रूप में लगा देते हैं तो ग्रामर के अकॉर्डिंग हमारा यह रूल गलत हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और प्रोनाउन है जिसकी हम लोग बात करेंगे, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, देखिए मैं लिखता हूं आपके सामने, myself, ourselves, yourself, himself, herself, itself और themselves। ठीक है, इनका यूज, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनका यूज हम तब करते हैं जब किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक संबंध को दिखाना होता है, तब हम इनका यूज यहां पर करते हैं। अब मैं एक चीज आपको यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि आई और वी जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है, यू भी हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, ही, शी, इट यह सिंगुलर प्रोनाउन माने जाते हैं, जबकि दे है वो प्लूरल प्रोनाउन माना जाता है। यहां पर एक चीज और हम लोग साथ देखेंगे, क्लियर करेंगे, जो आई है वास्तव में सिंगुलर है लेकिन यह प्लूरल की तरह कार्य करता है। यह अपने आप में एक एक्सेप्शन है, यानी कि अपने आप में यह एक अपवाद है। ठीक है, बाकी सभी टेंसेस के अंदर इसे हम लोग प्लूरल मानते हैं, केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर इसे सिंगुलर की तरह यूज किया जाता है। यह पॉइंट हम तब क्लियर करेंगे जब हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे जब देखते हैं तो यहां पर हम वाक्य यानी कि सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। नॉर्मली इंग्लिश के अंदर 7 प्रकार के वाक्य पाए जाते हैं। नॉर्मली इंग्लिश के अंदर हम 7 तरह के वाक्यों का
बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं हम यहां पर देखेंगे। पहला वाक्य है अफर्मेटिव, यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का स्ट्रक्चर, यानी कि साधारण वाक्य को हम किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो रचना है वो इस प्रकार से है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हम उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब को जोड़ेंगे, उसके साथ मेन वर्ब को जोड़ेंगे और उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। अब देखिए यहां पर मैं आपका ध्यान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरफ दिलाना चाहता हूं। किसी भी टेंस की अपनी कम से कम एक हेल्पिंग वर्ब और ज्यादा से ज्यादा 3 हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। किसी वाक्य में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यह डिसाइड करती है, यह निर्धारित करती है कि यह कौन से टेंस का वाक्य है। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार फिर से इसके बारे में बताता हूं। किसी वाक्य में सब्जेक्ट वह नाउन या प्रोनाउन है जो कि कार्य करता है, दिए गए मेन वर्ब को करता है, और ऑब्जेक्ट वह फल है जो कि कार्य के द्वारा उसके ऊपर पड़ता है। यानी कि यह ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एक बहुत आसान सा तरीका है कि किस प्रकार से हम पहचानें कि हमारा वाक्य साधारण वाक्य है। यहां देखिए ये जो वाक्य है इसमें किसी भी प्रकार का ना तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है और ना ही नॉट आया है। जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट हो और वह वाक्य में क्वेश्चन मार्क और नॉट न हो तो आप समझ जाइए कि वह एक अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य है। इसी प्रकार से नंबर 2 पर हम बात करते हैं और नंबर 2 पर हम रखते हैं नेगेटिव वाक्य को। नेगेटिव वाक्य यानी कि नकारात्मक वाक्य। जैसा कि नाम से ही हमें पता लग रहा है यह नेगेटिव वाक्य है, यानी इसमें नॉट दिया गया होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट दिया गया होता है, उसके साथ में मेन वर्ब दी गई होती है और फिर अंत में ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। तो हम नॉट को देखकर पहचान लेते हैं कि यह हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य है। दूसरी बात, कभी कभी वाक्यों में नॉट के स्थान पर कुछ और नेगेटिव वर्ड्स दे दिए जाते हैं, जैसे कि नथिंग, नेवर। इन प्रकार के शब्दों का हम आने वाले समय में भी अध्ययन करेंगे और आपको अच्छी प्रकार से बहुत ही आसान शब्दों में इनके बारे में आपको बताया जाएगा। तीसरा जो वाक्य है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, और जैसा कि पता लग रहा है कि इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी में यह प्रश्न क्या शब्द से पूछे जाते हैं? क्या मैं तुम्हारा नाम जानता हूं? क्या मैं तुम्हें पहचानता हूं? इस प्रकार के वाक्य इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और इंग्लिश में इन्हें ट्रांसलेट करने का यानी कि हिंदी से इंग्लिश में बनाने का तरीका है कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लगाएंगे और अंत में ऑब्जेक्ट, और इस वाक्य के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इन शब्दों का यानी क्वेश्चन मार्क का और फुल स्टॉप का लगाना बड़ा ही जरूरी है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से हमारे एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो हम इन्हें भी साथ साथ में ध्यान रखेंगे। चौथे प्रकार का जो वाक्य है वो है WH वर्ड सेंटेंस। WH का मतलब यह है कि वह शब्द जो कि WH से शुरू हो। हम
ग्रामर की भाषा में इसे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन आसान शब्दों में बोलने के लिए हम इसे WH वर्ड सेंटेंस कह देते हैं। इनका प्रयोग भी वाक्य के अंदर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्या खाते हो, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। तो इन वाक्यों को बनाने का जो हमारा तरीका है वह है, हम सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब लिखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और आखिर में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि WH वर्ड कौन कौन से हैं। आगे हम लोग WH वर्ड के बारे में भी देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और इसको जब पूछा जाता है, इनसे जब प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे उसका आंसर दिया जाता है। देखिए अगला जो हम लोग कर रहे हैं वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई आज्ञा, किसी प्रकार का कोई आदेश, किसी प्रकार का कोई रिक्वेस्ट की जाती है। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो प्लीज, काइंडली, डोंट और लेट से शुरू होते हैं। लेट से शुरू होते हैं। साथ ही साथ यह वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू किए जाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के द्वारा भी इन्हें शुरू किया जाता है, जैसे प्लीज हेल्प मी, काइंडली रिचार्ज माय मोबाइल, ओपन द डोर, डोंट रन ऑन द रोड। इस प्रकार के वाक्य इंपेरेटिव कहे जाते हैं। छठा जो वाक्य है जो मैं आपको बताने वाला हूं वह है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे वाक्य किसी को श्राप, किसी को आशीर्वाद या किसी के बारे में इच्छा व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन वाक्यों को प्राय में से शुरू किया जाता है। में के बाद यहां पर सब्जेक्ट रखा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में यहां पर मेन वर्ब को रखा जाएगा और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। इन वाक्यों के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब यहां एक बात हमें ध्यान देने योग्य है कि में के द्वारा बनने वाले सभी वाक्य ऑप्टेटिव नहीं होते हैं। केवल ऐसे वाक्य हैं जिनके अंदर कोई इच्छा, कोई श्राप या फिर कोई आशीर्वाद दिया गया है, वही वाक्य ऑप्टेटिव होते हैं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा यहां पर ये 6 वाक्य हैं। सातवां जो वाक्य है उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य आश्चर्य को प्रकट करने के लिए लिखे जाते हैं। जब हम वाक्य में आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं तब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को लिखेंगे। इसी प्रकार से एक्सक्लेमेटरी कुछ शब्द भी होते हैं, उन शब्दों को हम लोग पहले अपने वाक्य में लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर आपको लिख के बता रहा हूं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद यहां एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया गया होता है। ये वर्ड कौन कौन से हैं हम आगे वाले वीडियो में और अच्छे से डीपली इसको स्टडी करेंगे। इसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। कुछ ऐसे वाक्य भी हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जहां पर ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो एंड में दिया गया होता है। इनके बारे में हम डीपली अध्ययन जब करेंगे तब मैं आपको इनके बारे में और अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे हमारे
WH वर्ड सेंटेंस के बारे में। मैंने अभी आपको बताया WH वर्ड जो सेंटेंस है वह प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से WH वर्ड हैं जिनका अर्थ क्या होता है, और उनसे जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो हमें आंसर में क्या लिखना है। यहां हम एक और स्क्रीन ऐड करते हैं और हम लोग देखते हैं। अब यहां मैंने WH वर्ड लिखा है, वह WH वर्ड जो कि आपको प्रश्न में दिया गया होगा। उसके साथ में लिखता हूं मीनिंग। मीनिंग का मतलब अर्थ, यानी उस वाक्य में उस WH शब्द का अर्थ क्या है। और उसके बाद मैं यहां लिखता हूं आंसर, यानी कि जब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा WH के द्वारा तो हम क्या लिखेंगे, हम लोग क्या जवाब वहां पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो है वो है वॉट। हम सभी जानते हैं वॉट का अर्थ क्या होता है। वॉट का अर्थ क्या होता है, यहां मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे वॉट का अर्थ। अब यहां जब हमसे वॉट से प्रश्न किया जाता है तो हम सबसे ज्यादा वर्ब का आंसर करेंगे। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। तो यहां पर व्हाट से प्रश्न पूछा गया है और हम उस प्रश्न का क्या कर रहे हैं, जवाब क्रिया के द्वारा दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से हमसे नाम भी पूछा जाता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज सो एंड सो, मेरा नाम फला फला है। तीसरा जो है वो है पोस्ट, जिसे हम डेजिग्नेशन भी कहते हैं। कई बार हमसे व्हाट के द्वारा पद के बारे में पूछा जाता है कि आपके पिताजी क्या हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लोग व्हाट का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा व्हेन। व्हेन का अर्थ कब होता है। ठीक है, जब हम व्हेन का अर्थ लिखेंगे, जब हमसे व्हेन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तब हम टाइम के बारे में बात करेंगे। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाता हूं। तो मैंने यहां पर आंसर में क्या बताया है, समय बताया। आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा समय का प्रयोग करना है जब क्वेश्चन व्हेन से दिया जाए। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है वेयर। वेयर मतलब कहां, और हमें पता है जब वेयर से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम स्थान के बारे में, यानी कि प्लेस के बारे में बात करेंगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। तो हमने क्या बताया, स्थान के बारे में हमने वेयर से बात की है। अगला जो है वो है हमारा हु। हु मतलब कौन, हु का मतलब होता है कौन। और हु से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आंसर में हम सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट को बताते हैं। तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, मुझे इंग्लिश सो एंड सो पढ़ाता है, मुझे फला फला व्यक्ति इंग्लिश पढ़ाता है। यानी कि हमने हु से किसको बताया है, सब्जेक्ट को, कार्य करने वाले व्यक्ति को हमने हु के से कनेक्ट किया है। इसके बाद में है हुज। हुज मतलब किसका या किसकी। हुज मतलब किसका या किसकी। यहां पर अब आप देखिए हुज के साथ में अक्सर कोई नाउन जुड़ा रहता है। उस नाउन के से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यानी हम लोग यहां लिखते हैं रिलेटेड नाउन, यानी कि जुड़ा हुए नाउन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। मैं पूछता हूं यह पेन किसका है, हुज पेन इज दिस। तो मैं कहूंगा यह पेन राम का है। तो यहां हमने जो नाउन जुड़ा हुआ है हुज के साथ में उससे संबंधित जवाब को दिया है। अगला है वाई।
वाई मतलब क्यों, वाई का अर्थ है क्यों। जब भी वाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें हमें एक रीजन देना होगा, हमें एक कारण देना होगा, ठीक है। यह कारण अक्सर लिखते समय हम बिकॉज या टू का प्रयोग करेंगे। जब भी हम कारण मेंशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज या टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, मैं रो रहा हूं क्योंकि, बिकॉज क्योंकि मैं भूखा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार से बिकॉज या टू के द्वारा हम वाक्यों को जोड़ेंगे जब आंसर वाई से किया जाएगा। इसके बाद अगला जो वाक्य है, अगला जो शब्द है वह है हमारा whom, और whom का अर्थ है किसे, whom का अर्थ है किसे। और अक्सर whom का प्रयोग ह्यूमंस के लिए यानी मनुष्यों के लिए किया जाता है। यहां पर भी हम लोग एक चीज देखते हैं, रिलेटेड नाउन के बारे में बात की जाती है, और ये रिलेटेड नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। रिलेटेड ऑब्जेक्ट जो है, रिलेटेड नाउन जो क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसके लिए प्रश्न पूछने के लिए हम whom का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा ये 7 शब्द हैं। इसके बाद में अगला जो है वो है हाउ। हाउ का अर्थ है कैसे, हाउ का अर्थ है कैसे। किसी कार्य को करने के तरीके के लिए हम हाउ का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश में हम इसे कहेंगे मेथड, मेथड यानी कि तरीका। तुम घर कैसे जाते हो, मैं घर पैदल जाता हूं। हाउ डू यू गो टू होम, आई गो टू होम ऑन फुट, मैं पैदल घर जाता हूं। तो यानी हाउ से हम लोग प्रश्न में किसी कार्य को करने का तरीका पूछते हैं। इसके बाद अगला देखिए, यहां पर अगला है हमारा हाउ मैनी, ठीक है। हाउ मैनी का अर्थ है कितना, और हाउ मैनी शब्द जो है वो हमेशा किसी की संख्या, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को जानने के लिए पूछा जाता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास, क्लास में कितने लड़के हैं। तो लड़कों, क्लास में जो लड़के हैं उनको काउंट किया जा सकता है, इसलिए मैं पूछने के लिए हाउ मेनी का यूज यहां पर करता हूं। और जो 10वां है वो है हाउ मच। हाउ मच का अर्थ भी कितना होता है, और हाउ मच के द्वारा हम अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसा नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसकी मात्रा को पूछा जाता है। देखिए, काउंटेबल से संख्या और अनकाउंटेबल से मात्रा को हम लोग पूछने का कार्य यहां पर हाउ मेनी और हाउ मच से करते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक और स्क्रीन ऐड करते हैं यहां पर, और अगला शब्द जो मैं ले रहा हूं वह है हाउ ओल्ड। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, इसका अर्थ भी कितना होता है, और इसका प्रयोग हम लोग एज यानी कि उम्र पूछने के लिए करते हैं। हाउ ओल्ड इज योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कितने साल का है। तो हम आंसर करेंगे माई फ्रेंड इज 10 years ओल्ड, मेरा दोस्त 10 साल का है। इसी प्रकार से हम लोग यहां पर लिखते हैं अगला शब्द जो कि है हाउ फार। हाउ फार मतलब कितना, इसका अर्थ भी है कितना, लेकिन इस शब्द के द्वारा हम डिस्टेंस यानी कि दूरी को पूछते हैं। दूरी को जब जानना हो तो हम लोग हाउ फार का प्रयोग
करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो है वो है हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का अर्थ भी है कितना, और इसका प्रयोग हम लोग, मैं यहां फिर से लिखता हूं इसको, यहां लिखा है मैंने कितना, और इसका प्रयोग हम विड्थ या लेंथ के लिए करते हैं। विड्थ या लेंथ यानी कि छोटे स्थान की लंबाई या चौड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, हाउ लॉन्ग से कभी कभी ड्यूरेशन के बारे में भी पूछा जाता है। ड्यूरेशन मतलब किसी कार्य को करने की अवधि, कितना समय लगने वाला है, तब भी हम लोग हाउ लॉन्ग के बारे में बात कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो WH शब्द हैं, इन WH शब्दों के द्वारा हम बड़े ही आसानी से अपने क्वेश्चन को बना भी सकते हैं, और जब हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उनका आंसर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। थैंक यू।